इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सभी 15 क्वेश्चंस के राइट आंसर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्स जो कि पहले ट्विटर था, पर कोड पोस्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो, जो कोड पोस्ट होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी यूजर ने कोई पोस्ट किया हुआ है, अगर मैं उसको पोस्ट करना चाहता हूँ कुछ अपना कमेंट जोड़कर, तो उसे कोड पोस्ट कहते हैं। तो किसी यूजर द्वारा किए गए पोस्ट में अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने की प्रक्रिया को कोड पोस्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसी यूजर दूसरे यूजर के पोस्ट को अपना कमेंट जोड़कर रिपोस्ट करने के लिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वांटम कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली सूचना की इकाई को क्या कहा जाता है? तो मैंने ये क्लास में बताया था कि जो क्वांटम कंप्यूटर होते हैं उसमें सूचना की इकाई को क्यूबिट्स कहा जाता है। क्यूबिट्स में 0 और 1 को एक साथ कंबाइन करके उपयोग किया जाता है, जबकि निबल क्या होता है? 4 बिट का ग्रुप होता है। बिट्स क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। बाइट्स क्या होता है? 8 बिट्स का ग्रुप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबिट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण के संबंध में सही है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला वेब सर्वर, ब्राउजर और वेब पेज 1995 में SCRN ने बनाए गए थे। साथ में एक संस्था थी। अब दूसरा है, पहला वेब पेज W3C के गठन के बाद बनाया गया था। तीसरा ऑप्शन है, टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में MIT में पहला वेब पेज विकसित किया था। चौथा है, W3C ने सन से पहले प्रथम वेब ब्राउज़र बनाया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन है। तो देखो, यह ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह 1989 में बना था। और W3C की बात करें तो W3C जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है वो 1991 में बना था। ठीक है। और जो ये टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में MIT में पहला पेज विकसित किया था, ये भी गलत है क्योंकि जो सर्न है इसके द्वारा पहला वेब पेज बनाया गया था। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। जबकि W3C ने सर्न से पहले प्रथम वेब ब्राउज़र बनाया था। ये भी गलत है क्योंकि पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? सर्न ने। ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बेयटी की विसंगति प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है यह पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का सबसे सरल एल्गोरिथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण का कौन सा युग्म क्रमशः 2004 और 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उच्च मूल्य खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों का आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया था? विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरटीजीएस एंड नेफ्ट, क्योंकि जो ईसीएस है नैस है यह एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था। आईएमपीएस और एईपीएस ये भी एनपीसीआई के थ्रू है, जिसमें आधार जो एईपीएस होता है उसमें आधार प्रमाणीकरण के द्वारा पैसे ट्रांसफर होता है। और जो यूपीआई और भीम है यह भी एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरटीजीएस और एनईएफटी। एनईएफटी क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो खुदरा भुगतान होते हैं उसमें बैच आधारित सेटलमेंट प्रदान करने के लिए नवंबर 2005 में इसको शुरू किया गया था। ये 2005 में शुरू किया गया था एनईएफटी। जबकि जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस 2004 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। जबकि ये जो यूपीआई है 2016 में और ये भीम है ये 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल विश्वसनीय इन ऑर्डर डेटा डिलीवरी की गारंटी देता है और 3 वे हैंडशेक का उपयोग करके कनेक्शन स्थापित करता है? ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं डीएनएस, एआरपी, आईसीएमपी, यूडीपी एंड नॉन ऑफ द एबव। तो देखो, जो डीएनएस होता है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। ये क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। जबकि जो एआरपी होता है, एआरपी ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है और ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है। तो ये नेटवर्क लेयर का है या डेटा लिंक लेयर का। जो आईसीएमपी है, आईसीएमपी भी नेटवर्क लेयर का होता है। ठीक। और यूडीपी जो होता है वो ये कोई प्रोटोकॉल है, लेकिन ये क्या है? कनेक्शन रहित होता है। इसमें ये कनेक्शन लेस होता है। तो इसमें बोला है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ये तीनों नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो
थ्री वे हैंडशेक होता है, यह ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। ठीक, और तो ट्रांसपोर्ट लेयर का इसमें कोई है नहीं ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता दस्तावेज की ड्राफ्ट प्रतियों की छपाई करते समय स्याही की खपत को कम करना चाहता है, छपाई गुणवत्ता का कौन सा विकल्प चुना जाना चाहिए? तो देखो यहाँ पे, हाँ, ऑप्शन दिए गए इकोनो मोड, दूसरा है डुप्लेक्स प्रिंटिंग, तीसरा है बेस्ट, और चौथा है ग्रे स्केल, और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो पेज है उसके दोनों तरफ छपाई होती है, प्रिंटिंग होता है, ये कोई ऑप्शन नहीं हुआ। ग्रे स्केल का मतलब ये हुआ कि कोई भी कलर इंक का यूज नहीं करना, उसकी जगह पे कौन सा कलर यूज करना, ओनली ब्लैक कलर का यूज। तो जब भी कोई उपयोग करता है अगर इंक का कम खपत करना चाहता है तो उसको इकोनो मोड में ऑपरेट करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकोनो मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिए? तो मैंने ऑलरेडी अपने जो क्लासेस लिया था उसमें बताया था कि अगर कोई मुद्रित टेक्स्ट है तो मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन का, जिसको कहते हैं OMR। और जो कोई भी टेस्ट है, हैंड रिटन टेस्ट है या कोई भी प्रिंटेड टेस्ट है, उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं, OCR का। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, OMR एंड OCR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आउटलुक की कौन सी विशेषता प्राप्तकर्ता को साझा की गई फाइल के नवीनतम संस्करण तक पहुंचने में हमेशा मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड फाइल शेयरिंग। ठीक, तो फाइल अटैचमेंट तो सब में होता है, शेयर्ड मेल बॉक्स ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, बाकी वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन, या वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर है उसमें अगर क्लाउड स्टोरेज के बीच फाइलों का अगर बैकग्राउंड में सिंक करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं, जो कि यह ईमेल का फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड फाइल शेयरिंग। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से वन ड्राइव शेयर पॉइंट का लिंक भेजा जाता है, जिससे कोई भी जो यूजर है वो क्या हमेशा फाइल के वास्तविक समय के नवीनतम संस्करण को देख पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली में प्रेषक की पहचान और संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए किस क्रिप्टोग्राफिक तंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं राइट आंसर ही बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर जाएगा हैशिंग विद प्राइवेट की साइनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मैसेजेस होते हैं उसमें हैश बनाकर संदेश की इंटीग्रिटी को, जो भी मैसेज है उसके इंटीग्रिटी को एक प्राइवेट की के हस्ताक्षर से सेंडर को मतलब ऑथेंटिकेट किया जाता है, सेंडर उसको ऑथेंटिकेट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का निम्नलिखित कौन सा सही अनुक्रम है? टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं, 4, और आधुनिक जो टीसीपी आईपी है उसमें 5 होते हैं। तो टीसीपी आईपी का मैंने अपने क्लासेस में बताया था कि क्या होता है सही क्रम। तो सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर, फिर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, फिर नेटवर्क एक्सेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान कंप्यूटर एप्लीकेशन में कैट का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आंख बंद कर कोई भी कर लिया होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर लिखिए। तो अगर इसमें क्या करना है, मिलाना है। तो रिकमेंडेशन इंजन किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए कोई भी अगर रिकमेंडेशन इंजन यूज कर रहा है तो वो हमेशा पर्सनलाइज्ड कंटेंट सजेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए का सेकेंड। जबकि डीप लर्निंग का मतलब हो गया कि उसमें न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लर्निंग होता है, तो इसका हो जाएगा सी। और जो सुपरवाइज लर्निंग होता है उसका मतलब ये होगा कि जो लेबल डेटा है, ठीक है, उसका प्रेडिक्शन करना, क्लासिफिकेशन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जबकि जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है वो क्या होता है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, सॉरी ए का सेकेंड और बी का थर्ड, और ये राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उपयोग किया गया था? मैंने बताया था ऑलरेडी, इस कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी पीढ़ी में माइक्रो
प्रोसेसर और 5वीं पीढ़ी में यूएलएसआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक पर बेस्ड है। लास्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं। एक, एक्सेल सेल रेफरेंस किसी अन्य वर्कशीट में स्थित सेल को संदर्भित कर सकता है, या ये सही है। A1 स्टाइल में रिलेटिव रेफरेंस में कॉलम अक्षर के बाद पंक्ति संख्या होती, ये भी सही है। R1 रेफरेंस स्टाइल में एब्सोल्यूट रो कॉलम संख्याओं को वर्गाकार कोष्ठकों में रखा जाता है, ये गलत है, क्योंकि जो रिलेटिव रेफरेंस के लिए उपयोग होता है उसके लिए वर्गाकार कोष्ठक का यूज होता है, जबकि एब्सोल्यूट जो होते हैं, एब्सोल्यूट के लिए डायरेक्ट लिखना पड़ता है, किसी कोष्ठक की जरूरत नहीं होती है। तो रिलेटिव से रेफरेंस देना है तो R1 C1 के लिए क्या लेना पड़ेगा? वर्गाकार कोष्ठक लेना पड़ेगा, जबकि एब्सोल्यूट जो होते हैं उसके लिए कोई भी कोष्ठक की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही कथन गलत है। ठीक, तो आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर को मैच किया होगा। उसके बाद आप पेपर तो मीडियम टू इजी लेवल का था, सॉरी मीडियम टू हार्ड लेवल का था, लेकिन कंप्यूटर क्वेश्चन मीडियम लेवल के ही थे, आसानी से किए जा सकते थे। ठीक है, तो इसी पे ये एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से घर जाइए, अच्छे से सोइए, फिर नेक्स्ट जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए।